नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मौद्रिक नीति पर। अब ये शब्द मतलब मॉनेटरी पॉलिसी सुनने में बहुत भारी लगता है ना। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत ही जटिल चीज है जो शायद हमें समझ नहीं आएगी। हाँ, लेकिन असल में इसका असर सीधा हमारे जेब पर पड़ता है। प्याज की कीमतों से लेकर हमारे होम लोन की किश्तों तक। सब कुछ इससे जुड़ा है। तो चलिए आज इसी की गहराई में उतरते हैं और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के वो आप कह सकते हैं जादुई उपकरण समझते हैं जिनसे वो पूरी इकोनॉमी को साधने की कोशिश करता है। बिल्कुल, और सीधे शब्दों में कहें तो मौद्रिक नीति किसी भी देश के सेंट्रल बैंक जैसे भारत में आरबीआई का वो तरीका है जिससे वो बाजार में पैसे की सप्लाई और ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। और इसका मुख्य उद्देश्य होता है महंगाई को काबू में रखना, देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देना और रोजगार के अवसर पैदा करना। ठीक है, तो चलिए इसकी परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरूर। शुरुआत एक बहुत ही सरल उदाहरण से करते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए किसी ने बैंक में 100 रुपए जमा किए। अच्छा। अब बैंक इस पूरे पैसे का लोन नहीं दे सकता है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता। और यहीं पर आरबीआई के पहले 2 नियम आते हैं। अच्छा। पहला है कैश रिजर्व रेशियो यानी सीआरआर। सीआरआर। इसका मतलब है कि बैंक को उस 100 रुपए में से एक छोटा हिस्सा, मान लीजिए 3 या 4 रुपए, आरबीआई के पास नकद के रूप में रखना अनिवार्य है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि बैंक को इस पैसे पर कोई ब्याज नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता, ये पैसा बस सेफ्टी के लिए आरबीआई के पास पड़ा रहता है। और दूसरा नियम? दूसरा है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जिसे हम एसएलआर कहते हैं। एसएलआर, ठीक है। इसके तहत बैंक को एक और हिस्सा, जैसे कि 18 रुपए, अपने ही पास रखना होता है। अपने पास? हाँ, लेकिन यहाँ एक फर्क है। वो इसे नकद, सोने या फिर सरकारी बॉन्ड्स जैसी सुरक्षित चीजों में रख सकते हैं। अच्छा, तो इस पे बैंक को कुछ कमाई हो सकती है? बिल्कुल, इस पर उन्हें कुछ रिटर्न मिल जाता है। तो यहाँ वाकई दिलचस्प बात यह है कि ये दोनों नियम हैं क्यों? मतलब इनका सबसे बड़ा काम क्या है? देखिए, इनका सबसे बड़ा काम है बैंकिंग सिस्टम को सुरक्षित रखना। कैसे? अगर किसी वजह से बहुत सारे लोग एक साथ अपना पैसा निकालने बैंक पहुंच जाएं, जिसे बैंक रन कहते हैं। हाँ, सुना है इसके बारे में। तो यही सीआरआर और एसएलआर का पैसा बैंक को दिवालिया होने से बचाता है। ये एक तरह का सेफ्टी बफर है। समझ गया। तो ये तो हो गया डिफेंस, लेकिन अब आते हैं असली खेल पर। जब बाजार में महंगाई बढ़ जाती है, जैसे प्याज के दाम आसमान छूने लगते हैं, तो आरबीआई क्या करता है? यहाँ आरबीआई का मकसद होता है बाजार में जो अतिरिक्त पैसा है, जिसे हम एक्सेस लिक्विडिटी कहते हैं, उसे कम करना। सोखना एक तरह से। हाँ, उसे सोखना। और इसके लिए वो एक सीधा तरीका अपनाता है, लोन को महंगा कर देना। और वो कैसे होता है? इसके लिए आरबीआई अपने सबसे शक्तिशाली उपकरण का इस्तेमाल करता है, जिसे रेपो रेट कहते हैं। रेपो रेट, ये सब सुनते ही रहते हैं। बिल्कुल, ये वो ब्याज दर है जिस पर आरबीआई कम समय के लिए बैंकों को कर्ज देता है। तो जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है तो बैंकों के लिए उससे कर्ज लेना महंगा हो जाता है। एकदम सही। तो इसका मतलब ये हुआ कि बैंक फिर अपने ग्राहकों के लिए होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन वो सब भी महंगे कर देते हैं। बिल्कुल, और जैसे ही लोन महंगे होते हैं, लोग कम कर्ज लेते हैं, बाजार में पैसा कम खर्च होता है और धीरे धीरे महंगाई पर काबू पा लिया जाता है। हाँ, यही पूरा चक्र है। और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी का यही काम है कि वो महंगाई दर को 2 से 6% के दायरे में बनाए रखे। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आरबीआई सिर्फ रेपो रेट का इस्तेमाल नहीं करता। हमारे नोट्स में एक और दिलचस्प चीज का जिक्र है जिसे पॉलिसी कॉरिडोर कहते हैं। हाँ, ये बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है। इसे एक गलियारे की तरह समझ सकते हैं, जिसकी एक छत है और एक फर्श। एक गलियारा, ठीक है। इस कॉरिडोर के बीच में तो रेपो रेट है, लेकिन इसकी छत यानी ऊपरी सीमा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट है, एमएसएफ रेट। एमएसएफ रेट, ये क्या है? ये एक तरह की इमरजेंसी सुविधा है, जहां बैंक एक रात के लिए आरबीआई से कर्ज ले सकते हैं, वो भी अपने एसएलआर कोटे वाले बॉन्ड्स को गिरवी रखकर। अच्छा, मतलब ये एक पेनल्टी रेट जैसा हुआ? बिल्कुल, ये रेपो रेट से हमेशा ज्यादा होता है। और फर्श? यहाँ एक बहुत ही आकर्षक बदलाव हुआ है। पहले फर्श होता था रिवर्स रेपो रेट। हाँ, जहां बैंक अपना एक्स्ट्रा पैसा आरबीआई के पास पार्क करते थे। सही, लेकिन अब नया फर्श है स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट यानी एसडीएफ रेट। एसडीएफ, तो इसमें नया क्या है? इसमें सबसे अनोखी बात यह है कि एसडीएफ के तहत पैसा जमा करने के बदले में आरबीआई बैंकों को कोई सरकारी बॉन्ड गिरवी के तौर पर नहीं देता। एक मिनट,
कोई बॉन्ड नहीं देता। कोई भी नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि आरबीआई की बाजार से अतिरिक्त पैसा सोखने की क्षमता असीमित हो जाती है। असीमित कैसे? क्योंकि पहले अगर आरबीआई के पास गिरवी रखने के लिए बॉन्ड्स खत्म हो जाते थे तो वो और पैसा नहीं सोख सकता था, उसके हाथ बन जाते थे। अच्छा, समझ गया। पर अब एसडीएफ के साथ वो शर्त ही खत्म हो गई। ये एक बहुत ही शक्तिशाली टूल है। वाह, ये तो सच में बड़ा बदलाव है। तो ये तो हुए रोज के एडजस्टमेंट, लेकिन जब अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव करने हो तब आरबीआई कुछ और बड़े कदम उठाता है, जैसे कि ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओएमओ। हाँ, ओएमओ का मतलब है आरबीआई द्वारा खुले बाजार में सरकारी बॉन्ड्स की खरीद और बिक्री। मतलब जब आरबीआई को बाजार से पैसा निकालना होता है तो वो बॉन्ड्स बेचता है। लोग पैसा देके बॉन्ड खरीदते हैं और पैसा सिस्टम से निकलकर आरबीआई के पास आ जाता है। और जब बाजार में पैसा डालना होता है तो वो बॉन्ड्स खरीदता है। बिल्कुल। लेकिन अब यहाँ दो बहुत ही खास तरह के ओएमओ की बात करते हैं। पहला है ऑपरेशन ट्विस्ट। ऑपरेशन ट्विस्ट, नाम तो बड़ा मजेदार है। काम भी उतना ही दिलचस्प था। ये 2019 के बाद की बात है, जब कंपनियों को सस्ता कर्ज मिलने में मुश्किल हो रही थी। अच्छा, रेपो रेट तो कम हो रहा था पर लंबी अवधि के कर्ज सस्ते नहीं हो रहे थे। मतलब फायदा उन तक नहीं पहुंच रहा था जिन्हें इसकी जरूरत थी। एकदम। तो आरबीआई ने ये ऑपरेशन ट्विस्ट शुरू किया। उसने एक ही समय पर लंबी अवधि के बॉन्ड्स खरीदना शुरू किया, जिससे उनकी कीमत बढ़ी और यील्ड यानी मुनाफा कम हुआ। बिल्कुल। और साथ ही साथ छोटी अवधि के बॉन्ड्स बेचना शुरू किया। अच्छा, तो इससे लंबी अवधि की ब्याज दरें कम हो गईं और कंपनियों के लिए कर्ज लेना आसान हो गया। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। आरबीआई ने एक ही चाल में यील्ड कर्व को ट्विस्ट कर दिया। बहुत बढ़िया। और दूसरा खास ऑपरेशन था जीसैप। जीसैप यानी जीसेक एक्विजिशन प्रोग्राम। ये कोरोना महामारी के बाद 2021 में लाया गया था। उस समय तो अर्थव्यवस्था को सहारे की बहुत जरूरत थी। बहुत ज्यादा। लेकिन सिर्फ रेपो रेट घटाने से उन लोगों को नुकसान होता जो अपनी बचत के ब्याज पर निर्भर है। जैसे कि रिटायर्ड लोग। हाँ, इसलिए आरबीआई ने एक अलग रास्ता अपनाया। उसने एक कैलेंडर पहले से ही घोषित कर दिया कि वो तय समय पर एक बड़ी मात्रा में बॉन्ड्स खरीदेगा। पहले से ही बता दिया। हाँ, इससे बाजार में एक तरह की निश्चितता आ गई। सबको पता था कि आरबीआई पैसा डालने वाला है। तो ये एक तरह से बाजार को भरोसा देना था कि चिंता मत करो, हम यहाँ हैं। बिल्कुल। ये एक मनोवैज्ञानिक चाल भी थी। इससे अर्थव्यवस्था को बिना बचतकर्ताओं को नुकसान पहुंचाए जरूरी पैसा मिला। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इसका मतलब यह है कि आरबीआई के पास सिर्फ एक हथौड़ा नहीं है, बल्कि हर आर्थिक चुनौती के लिए एक विशेष नपातुला उपकरण है। सही कहा। सीआरआर, एसएलआर जैसे सुरक्षा कवच से लेकर ऑपरेशन ट्विस्ट और जीसैप जैसे सर्जिकल स्ट्राइक तक, ये दिखाता है कि मौद्रिक नीति कितनी गतिशील है। आरबीआई लगातार अर्थव्यवस्था की नब्ज टटोलता रहता है और स्थिति के अनुसार अपने उपकरणों को समायोजित करता है। और अब हम सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। ये सभी शक्तिशाली उपकरण होने के बावजूद जब महंगाई फिर भी काबू से बाहर रहती है तो इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या ये मौद्रिक नीति की सीमाओं को दिखाता है, या अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसी ताकतें हैं जैसे सप्लाई में दिक्कतें या तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जिन तक ये उपकरण पहुंच ही नहीं पाते? इस पर सोचिएगा जरूर।